जय हिंद साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे प्लेटफॉर्म पर, जहां आज हम चल रहे हैं चर्चा करने लीगल बातों के फाउंडर मिस्टर उमर अली के साथ एक विषय पर चर्चा करने। और ये विषय है आज की तात्कालिक समस्याओं पर बेस्ड, और ये तात्कालिक समस्याएं हैं महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराध। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि महिलाओं के खिलाफ बढ़ते हुए अपराध को क्या आप सरकार के ऊपर जिम्मेदारी समझते हैं सबसे बड़ी, या समाज के ऊपर? देखिए, इसमें अगर हम वुमेन सेफ्टी की बात करते हैं तो इसमें सबसे बड़ा रोल आता है हमारे सोसाइटी का। कानून जब सरकार बनाती है तो उसको किसको पालन करना है? हमारे हम जैसे आम लोगों को। लेकिन अगर वो कानून हम जैसे आम लोग अगर वो फॉलो ही नहीं करेंगे तो इसमें सरकार क्या कर लेगी? सरकार ये कर सकती है कि वुमेन के फेवर के लिए कानून ला सकती है, लेकिन जैसा कि अगर आप देखोगे सरकार ने वुमेन के लिए बहुत सारे कानून ला रखे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्राइम बढ़ रहे हैं। क्यों? उसके लिए जिम्मेदार हम हैं, हम जैसे लोग हैं, हमारी सोसाइटी है, लोगों की मेंटेलिटी है। तो देखिए, हम सारा ब्लेम कानून पर या फिर सरकार पर या फिर जुडिशरी पर नहीं डाल सकते। सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक हम कानून का पालन नहीं करेंगे, जब तक हमारी मेंटेलिटी अच्छी नहीं होगी, तब तक कानून सरकार कितने भी सख्त क्यों ना बना दे, फिर ऐसे कानून का कोई फायदा नहीं होगा। और मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि ये कानून की वजह से इतने अपराध बढ़ रहे हैं। नहीं, अगर आप देखोगे आईपीसी पहले थी, इंडियन पीनल कोड 1 जुलाई 2024 से चलते हुए आ रही थी। उसके बाद हमारे सरकार नया कानून लाई है, भारतीय न्याय संहिता, जो आईपीसी को रिप्लेस कर दिया है। आईपीसी और बीएनएस में यानी भारतीय न्याय संहिता में ये है फर्क, ये है कि उसमें कानून को और मजबूत कर दिया गया है, वुमेन के फेवर के लिए और कानून बना दिए गए हैं। और जो पहले पनिशमेंट यानी जो कम होती थी, जैसे कि लड़कियों को आपने किसी ने मोलेस्ट कर दिया या फिर किसी के साथ बदतमीजी कर दी, लड़की का रेप हो गया, तो आईपीसी में पनिशमेंट कम थी, लेकिन उस कानून को और टफ बना दिया बीएनएस ने, और बीएनएस में वो पनिशमेंट बढ़ गई है। लेकिन उसके बावजूद भी आप देख लो कितने डेली के रेप केसेस बढ़ रहे हैं। आप देख लो कोलकाता जो इंसिडेंट हुआ है, जो डॉक्टर के साथ इतनी बुरी तरीके से रेप कर दिया गया, उसका मर्डर कर दिया गया, तो उसके बावजूद भी तो ये सारे हम रेप केसेस देख रहे हैं। तो हम सीधा हमारी गवर्नमेंट या फिर हम अपने इंडियन लॉ को या फिर जुडिशरी को टारगेट नहीं कर सकते हैं। तो पहले हमें भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। मैं भी कुछ बातें जोड़ देना चाहता हूं। आपने बहुत अच्छी बात करी। सबसे बड़ी बात है नैतिकता। एग्जैक्टली। समाज में नैतिकता का भाव आना चाहिए। एक समय था कि हमारे विद्यालयों में नैतिक शिक्षा दी जाती थी, परंतु आज के समय में नैतिक शिक्षा का अभाव हो चुका है। बच्चों को वो नैतिक भाव ही नहीं सिखाए जा रहे हैं जो उन्हें सिखाए जाने चाहिए। और मैं प्रतिदिन देखता हूं, और हमारे बच्चों को रट्टू तोता बनाया जा रहा है, जो कि उनकी विचारशीलता को शून्य बना रहा है। और एक गैर विचारशील समाज एक अच्छा समाज नहीं बन सकता। तो मैं मानता हूं कि हमारे शिक्षा पद्धति में और बदलाव होने चाहिए, और हमारे बच्चों को एक विचारशील प्राणी बनाना चाहिए, जिससे कि उन्हें ये भान हो कि वो क्या कर रहे हैं, क्या सही है और क्या गलत है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, उनको इसके बारे में पता होना चाहिए। चलिए, आपसे अगला दूसरा सबसे बड़ा प्रश्न। मैं मानता हूं कि हमारी कानून व्यवस्था महिलाओं के फेवर में है, परंतु हमारी पुलिस प्रणाली क्या सच में महिलाओं की सुरक्षा के लिए उस प्रकार उत्तरदायी है जैसे उसे होना चाहिए? देखिए, इसका जवाब मैं ना बहुत आपको खोल के बताना चाहूंगा, और ये आज के लोगों को समझना बहुत जरूरी है। आप लोग का भी ये हमेशा क्वेश्चन बना रहता है, क्योंकि जब हमारे सामने रेप केसेस आते हैं तो हम क्या बोलते थे कि हमारा कानून ही बेकार है, हमारी जुडिशरी कुछ करती नहीं है। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। देखिए, सबसे पहली जो ड्यूटी बनती है वो एक पुलिस ऑफिसर की बनती है। देखिए, जब भी कोई इंसिडेंट होता है तो सबसे पहले आप जानते हैं कि एफआईआर रजिस्टर होती है। एफआईआर रजिस्टर होती है, उसके बाद पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन चालू करते हैं, उसके बाद वो चार्जशीट तैयार करते हैं, और वो चार्जशीट तैयार को कोर्ट भेजते हैं, और वो उस चार्जशीट में जितने भी जो भी कोई विटनेस है, चाहे कोई सबूत है, जो भी, वो सारी चीज कलेक्ट करके कोर्ट को भेजते हैं, और कोर्ट उस अकॉर्डिंग जस्टिस प्रोवाइड करती है। अब इसमें जो सबसे बड़ा जो रोल आता है इन्वेस्टिगेशन में, ये पुलिस ऑफिसर के पास आता है। और इसमें देखिए, जब भी कोई भी बड़ा इंसिडेंट आता है, आपने देखा होगा, जब भी किसी रेपिस्ट को बचाया जाता है
तो उसमें देखिए पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रहता है। क्यों? क्योंकि जब पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उनको ऊपर से ऑर्डर आ चुका रहता है, ये हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस भी प्रेशर में, किसी के दबाव में काम करती है। उनको पहले से ही ऑर्डर आ चुका रहता है कि नहीं, आपको ये चीज छुपानी है या ये चीज कोर्ट के सामने दिखानी है। अब इसका मैं आपको सबसे अच्छा एग्जांपल दिखा सकता हूं। अभी रिसेंटली आपने पुणे पोर्शे वाला केस देखा था। आप सभी को पता था क्या क्या सारी चीज हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी कैसे डॉक्टर ने रिपोर्ट को चेंज करा था, ये आप सब लोग ने देख लिया था। क्योंकि डीएनए तक चेंज कर दिया गया था। क्योंकि जब भी कोई भी इंसिडेंट होता है तो सबसे बड़ा उसमें रोल आता है इन्वेस्टिगेशन का। जिस अकॉर्डिंग पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करेंगे उसी अकॉर्डिंग सारा वो चार्जशीट तैयार होकर कोर्ट में जाएगी। अगर पुलिस ऑफिसर अगर किसी केस को दबाना चाहे तो वो इजीली दबा सकते हैं, और अगर वो किसी केस को बढ़ाना चाहे तो वो आराम से बढ़ा सकते हैं। ये सारी ड्यूटी आती है इन्वेस्टिगेशन पे वेरी करती है, और इन्वेस्टिगेशन जो होती है ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होती है, ये हमें समझना पड़ेगा। तो इस जब भी ऐसे इंसिडेंट आते हैं तो हमें हमारी गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाना चाहिए, ताकि जो इन्वेस्टिगेशन हो वो बिल्कुल एक अच्छे तरीके से और फ्री एंड फेयर हो सके। एग्जैक्टली अगर हम गवर्नमेंट पे प्रेशर नहीं बनाएंगे, अगर हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, अगर हम सोशल मीडिया के थ्रू आवाज नहीं उठाएंगे, तो फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाएगी। और फिर हमें ये केसेस, फिर हम बाद में ये बोलते हैं कि हमारा कानूनी बेकार है, हमारी जुडिशरी कुछ नहीं कर रही है। देखिए, इसमें जुडिशरी कुछ नहीं कर सकती है। जुडिशरी के पास जो विटनेस होगा, जो प्रूफ होगा, उसी अकॉर्डिंग जुडिशरी एक अक्यूज्ड को भी सुनेगा, और जो भी कोई स्टेट की तरफ से जो रिप्रेजेंट कर रहा है उसको भी सुनेगा। तो ये सारी चीजें ओवरऑल। अच्छा, आपकी बातें बहुत सही हैं, सटीक हैं, और थोड़ा बहुत मैं भी समाज को समझता हूं, तो इसलिए मैं इस बात को तो समझता हूं कि हमारा जो राजनीतिक तंत्र है और जो हमारी पुलिस व्यवस्था है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो थोड़ा करप्ट है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और उसके करप्शन का सबसे बड़ा आधार है उसके पास आय की कमी। आय की कमी सबसे ज्यादा इंसान को करप्ट बनाती है। हम सब जानते हैं कि पुलिस, देखिए मैं एक पॉइंट रख देता हूं, उसके बाद आप बोलिए। मैं जानता हूं कि हमारी पुलिस पर बहुत प्रेशर है और उन्हें उस प्रकार की तनख्वाह नहीं मिलती जो उन्हें मिलनी चाहिए, और उसी के दबाव में। जी, देखिए, इसमें आप जो कह रहे हैं कि आय की कमी होती है, तो ये चीज तो पुलिस अफसर को पहले से भी पता होती है ना, कि जब मैं वर्किंग में आऊंगा तो मुझे इतनी सैलरी मिलेगी। अगर वो ये सोचकर आ रहे हैं कि मैं ये अपने इस प्रोफेशन में आके कमा लूंगा, मतलब कि जब मैं पुलिस ऑफिसर बन जाऊंगा तो मैं साइड से या मतलब किसी के साथ गलत करके या कुछ भी करके कमा लूंगा, तो पुलिस ऑफिसर को पहले से पता होती है कि उसकी सैलरी कितनी होने वाली है। एक फिक्स सैलरी होती है, उनको पहले से पता होती है। या तो अगर उनको पैसा ही कमाना है तो वो इस फील्ड में आए ना, क्योंकि ये ऑफिशियल काम है, क्योंकि उनके काम से हजारों लोग को इफेक्ट पड़ने वाला है। तो वो ये सोचकर, या हम इस तरीके से इसको डिफेंस नहीं कर सकते ये बोल कि पैसे की कमी हो जाएगी तो हम करप्शन को करना चाहिए। देखिए, ये हम इस तरीके से डिफेंस में इसको नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि पुलिस को पहले से अपनी सैलरी पता होती है। अगर उसको पैसे ही कमाना है तो फिर वो या बिजनेस कर ले, लेकिन अगर उनको आना है तो उनको बिल्कुल एक न्याय तरीके से काम करना पड़ेगा, फ्री एंड फेयर तरीके से, ताकि वो अपने काम को अच्छी तरीके से कर सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता है, और ये हमारे समाज को एक्सेप्ट भी करना ही पड़ेगा कि जब भी आप पुलिस स्टेशन जाते हैं, मैं ये बात ओपनली बोलना चाहता हूँ, क्योंकि हम कोर्ट में काम करते हैं, हमारे पास क्लाइंट आते हैं। जब भी आप जानते हो कि किसी भी जब केस की स्टार्टिंग होती है तो वो एफआईआर से होती है। कई केस में हमने कॉग्निजेबल केस में ये देखा है कि पुलिस ऑफिसर एफआईआर तक लॉन्च नहीं करते, देन क्लाइंट हमारे पास आके कहते हैं कि पुलिस ऑफिसर एफआईआर लॉन्च नहीं कर रहे, तो हमें क्या करना चाहिए? लेकिन यहाँ पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है कि वो एफआईआर लॉन्च करे, लेकिन स्टिल उसके बावजूद भी पुलिस ऑफिसर एफआईआर नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो जो लोग हैं वो एफआईआर कराने उनको पैसे नहीं दे पाते हैं, इसलिए वो एफआईआर नहीं करते। आप जब भी पुलिस ऑफिसर को किसी भी चीज की कंप्लेंट देने जाएंगे तो पुलिस ऑफिसर उस कंप्लेंट को एक्सेप्ट करने से मना कर देंगे, या कई बार आपसे पैसे की डिमांड करने लग जाएंगे, या आपसे बोलेंगे कि अगर मैं आपका तभी काम करूंगा जब आप मुझे इतने पैसे देंगे। हाँ, ये सारी चीजें ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। देखिए, मैं उन्हें डिफेंस नहीं कर रहा हूं, पर मैं एक चीज आपको बताता हूं, जैसा समाज होता है वैसे ही उसे पुलिस भी मिलती है, वैसे ही उसे नेता भी मिलते हैं, वैसे ही उसे वकील भी मिलते हैं, और वैसे ही उसके जज भी होते हैं। तो मैं मानता हूं कि हमारे समाज में ही करप्शन है,
हमारे समाज में जब हम अपना चुनाव वोट डालने जाते हैं, सबसे बड़ी ड्यूटी निभाने जाते हैं, तब हम भ्रष्ट होते हैं। तब हम एक पौआ, एक क्वार्टर या आधे मास के लिए अपना वोट बेच देते हैं। इसी का आज हमें ये रिजल्ट देखने को मिलता है कि आप देख रहे हो ना कैसे रेप केसेस बढ़ रहे हैं। और जब आप गवर्नमेंट ही ऐसी चुन के भेजोगे तो आपको फिर ये समझना पड़ेगा, जब आप एक 500 रुपए की में बियर की बोतल में बिक जाते हो तब आप किसी भी सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते, क्योंकि जब आपको इतना इंपॉर्टेंट राइट दिया गया है लेकिन आप अपने इस राइट को 500 रुपए में बेच देते हो, तो फिर वो सरकार आके क्या ही करेगी आपके लिए। वो तो अपनी मर्जी चलाएगी, फिर आपकी सुनेगी नहीं, क्योंकि उसने आपको पैसों से खरीदा है। तो फिर वो आपसे पैसे ही निकालेगी, फिर वो आपके लिए कुछ डेवलपमेंट का काम नहीं करेगी। आपने व्यापार करा है, आपने जो वोट दिया है तो उसको वोट पैसों के लिए बेचा है। तो फिर आपको ये सारे रिजल्ट ऐसे ही देखने को मिलेंगे। जो समाज में इतने सारे इंसिडेंट हो रहे हैं, डे बाय डे करप्शन बढ़ रहे हैं, डे बाय डे वुमेन सेफ नहीं है, तो ये सारी चीज आपको देखने को मिलेगी। और आप जब सरकार से क्या सवाल पूछोगे, क्योंकि जब आपने अपना एक वोट ही 500 रुपए में बेच दिया है तो आप ही सक्षम नहीं हो कि आप अपना सवाल पूछ सको सरकार से, जब तक कि आप एक खुद अपने राइट का एक अच्छी तरीके से इंडिपेंडेंटली यूज ना कर सको। मतलब आप ही इस देश के निर्माता हैं, आप ही इस देश के बर्बाद करने वाले, विनाशकारी भी आप ही हैं, निर्माता भी आप हैं। और अगर आप चाहेंगे तो इस देश को एक सही दिशा मिलेगी, दशा भी सही मिलेगी, क्योंकि जिन लोगों को राजनीतिक संरक्षण मिलता है, जिन अपराधियों को, उन नेताओं को आपने ही चुना है। और वो नेता उन्हें राजनीतिक संरक्षण इसलिए देते हैं क्योंकि वो चुनाव के समय उनकी मदद करते हैं। भारत में बढ़ रहे इस प्रकार के महिलाओं के प्रति इंसिडेंट एक चीज को और दिखाते हैं। क्या महिलाओं की इंडिपेंडेंस से पुरुष समाज घबरा रहा है, जो उन्हें कैद करने के लिए इस प्रकार के इंसिडेंट कर रहा है? नहीं, आप पूछना क्या चाहते थे? मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि पुरुष समाज अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है क्या? क्या वो प्रतिद्वंदता से डरता है कि इस प्रकार की घटनाएं कर रहा है जिससे कि महिलाएं डर जाएं और घर में ही बैठी रहें? उल्टा मैन गलत, मैन डराने की कोशिश कर रहा है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। देखिए, ये तो कॉमन सी बात है कि ये जो सारी ये आज की चीज नहीं है। जो एक मैन जो है एक वुमेन को जो डराते हुए आ रहा है, ये आज से चली हुई ये एक परिस्थिति नहीं है। आप अगर अपने हमारी हिस्ट्री उठा के देख लोगे, उसमें भी आपको पता चलेगा कि कैसे एक महिला को स्टार्टिंग से दबाया जाता था। इसीलिए सरकार जो महिलाओं के लिए जो कानून बनाती है, जो इसको बोलते हैं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। कई लोग क्या कह देते हैं कि सरकार वुमेन के लिए ज्यादा लॉ बना रही है तो इसमें मैन के साथ गलत कर रही है, ये अनइक्वालिटी प्रैक्टिस कर रही है। नहीं, इसके रिस्पॉन्सिबल ही मैन है। जब आपने अपने इतिहास में जब महिलाओं के साथ गलत किया है तो आपको उसको भरपाई भी तो करना पड़ेगा ना। इसी मुद्दे पे लाना चाह रहा था मैं आपको। भरपाई भी तो करना पड़ेगा ना आपको। अब जो सरकार ने ये जो कानून बनाया है, ये कोई शौक से तो नहीं बनाया गया है। आप लोग ही इतना गलत करते हुए आ रहे हो इतने साल से, तभी तो सरकार ने बनाया है। आज जो वुमेन को जो इतना कानून दिया गया है, क्यों? क्योंकि वुमेन के साथ इतने सालों से गलत होता हुआ आ रहा है। और उसके बावजूद भी आप देख लीजिए कि वुमेन के लिए इतना कानून बन चुका है, महिलाओं के फेवर में इतना कानून बन चुका है, उसके बावजूद भी आज महिलाओं के साथ गलत हो रहा है। आज आप देख लीजिए, डे बाय डे डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार महिला होती जा रही है। घरेलू हिंसा के लिए एक अलग से कानून बना दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी कितनी महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा हमें देखने को मिल रही है और कितने डेली के रेप केसेस सामने आ रहे हैं। अब बता दीजिए कि हमारे महिलाओं के लिए इतने सारे कानून बन चुके हैं, उसके बावजूद भी इतने ऐसे क्राइम वुमेन के अगेंस्ट होते जा रहे हैं। मतलब हमारे समाज में नैतिकता का पतन हो रहा है। एग्जैक्टली, यही मेन रीजन। और हम धर्म के नाम पे लड़ने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन धर्म की वास्तविकताओं को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। जो धर्म सिखाना चाहता है, जो वैल्यूज देना चाहता है धर्म, मैं किसी एक धर्म के बारे में नहीं, मैं भारत में मौजूद हर धर्म के बारे में ये बात कह रहा हूँ। क्योंकि हमारे धर्मों में हमें ये सिखाया गया है कि हम अपनी महिलाओं की रिस्पेक्ट करें, इज्जत करें, जितना हो सके उन्हें सम्मान दें। परंतु क्या हम वास्तविक तौर पर उन्हें वो सम्मान, वो प्रतिष्ठा दे रहे हैं जो उन्हें मिलनी चाहिए? आप देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। जो आपने धर्म से रिलेटेड बात करी गई है, आप देखिए कि कैसे रेप केसेस बढ़ते जा रहे हैं। और सबसे जो आज का जो ट्रेंडिंग टॉपिक बना हुआ है
वो डॉक्टर के साथ जो कोलकाता में रेप हुआ है। हम्म। अब देखिए, अब मैं आपको थोड़ा पास्ट में ले जाना चाहता हूँ। याद करिए बिल्किस बानो के साथ जो जी, जी, जी। रेप हुआ था। आपने देखा होगा कि गुजरात गवर्नमेंट ने उन रेपिस्ट को रिलीज कर दिया था, और जब वो रेपिस्ट रिलीज हुए थे तो उनका स्वागत लड्डू और माला के साथ किया गया था। आप सोच सकते हैं कि एक जो लेडी जो 7th मंथ की प्रेग्नेंट थी, उसके साथ गैंग रेप किया गया, उसके घर वालों को मार दिया गया, और हमारी गुजरात सरकार ने उन रेपिस्ट को रिहा कर दिया। और जब एक रेपिस्ट को रिहा किया गया तो उसका स्वागत लड्डू खिलाकर, माला पहनाकर किया गया। तब अगर हमारी औरतें सड़क पर उतरती और ये सवाल करती कि वुमेन के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो आज हमारी जो डॉक्टर मौमिता है वो जिंदा रहती। लेकिन नहीं किया ना, उसी का जो आज अंजाम हमें ये देखने को मिल रहा है। अगर उस वक्त सारी महिलाएं इकट्ठा होकर सरकार से प्रश्न करती, उन जैसे रेपिस्ट को छोड़ रहे हो और उनका जो स्वागत किया जा रहा है लड्डू और माला पहनाकर स्वागत किया जा रहा है, शर्म आनी चाहिए हम जैसे सोसाइटी को कि हमने सवाल नहीं उठाए, लोगों ने सवाल नहीं उठाए। और लोगों ने क्यों नहीं सवाल उठाए, ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि लोगों ने इसलिए नहीं उठाए, क्यों? क्योंकि उसका धर्म अलग था। हमने धर्म को देखकर सवाल नहीं उठाया। क्यों? बिल्किस बानो एक मुस्लिम थी और हमने इसी वजह से लोग चुप रहे। अगर हम धर्म ना देख के, अगर हम अपने एक इंसानियत के लिए आवाज उठाते, तो आज हमारी डॉक्टर मौमिता जिंदा होती, आज हमारे साथ होती, और आज इतना उनके साथ इतना घिनौनी हरकत नहीं होती। तो हमें धर्म का चश्मा उतारना पड़ेगा, और अपराध के लिए खासकर, अपराध के लिए खासकर, और अपराध के लिए भी, हर चीज के लिए भी नहीं, अपराध के लिए तो खासकर, हाँ, क्योंकि एग्जैक्टली अपराध होता है, चाहे वो किसी के साथ भी घटना घटे। तो हमें सबसे पहले ये धर्म का चश्मा उतारना पड़ेगा, तभी हमारा देश आगे बढ़ता रहेगा। अगर हम हर चीज में धर्म को जोड़ेंगे तो वो हम पीछे ही चले जाएंगे, और फिर इस समाज का कभी भी डेवलपमेंट और इस समाज का कभी भी विकास हो ही नहीं पाएगा। तो ये बातें इसलिए उठ रही हैं क्योंकि देखिए, समाज में हम रह रहे हैं और हमारे आने वाली पीढ़ियां हैं, और अगर आज हमने प्रश्न नहीं उठाया तो हमारी पीढ़ियां हमसे पूछेंगी कि आपने करा क्या, आपने अपनी सरकारों से प्रश्न क्यों नहीं करा हमें सुरक्षित करने के लिए। तो मैं आप सबसे यही आशा करता हूं कि आप सब अपनी सरकारों से प्रश्न करें और उन्हें उत्तरदायी ठहराएं, क्योंकि सरकारें किसी दल की नहीं होती, ये राष्ट्र की होती हैं, और राष्ट्र की सरकारों पर प्रश्न करना हर नागरिक का अधिकार है। देखिए, लास्ट में मैं बस एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि देखिए, जब भी इलेक्शन आता है तो आप प्लीज सरकार को काम देखिए कि उसने इतने सालों में क्या काम किया है। आप ये मत देखिए कि उसने धर्म के लिए कितना काम किया है। क्यों? क्योंकि जब भी इलेक्शन आता है तो हम क्या देखते हैं, जो भी हमारे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं वो यही गिनाते हैं, धर्म से रिलेटेड जुड़ी चीज बता देते हैं और हमें बहला फुसला देते हैं, और हम बेवकूफों की तरह उनकी बात में आ जाते हैं। लेकिन हम वो सारी चीज भूल जाते हैं कि इन 5 सालों में क्या हमारे देश का विकास हुआ, क्या हमारे इन 5 सालों में रेप केसेस कम हुए, क्या हमारे इन 5 सालों में महिलाओं का सच में विकास हुआ, क्या महिलाएं आज भी सुरक्षित घूम पा रही है सड़कों पे। ये सारे क्वेश्चन हमें उस समय सरकार से पूछने चाहिए, लेकिन नहीं, हम ही गलत है। लेकिन हम उस समय सरकार से ये क्वेश्चन पूछना भूल जाते हैं। हम सरकार को वोट दे देते हैं कि सरकार ने हमारे धर्म के लिए क्या किया है। तो देखिए, जब आप धर्म के लिए सिर्फ वोट दोगे तो आपकी तब ड्यूटी खत्म हो जाती है कि जब आप बाद में सरकार को ब्लेम करो कि वुमेन ही सुरक्षित नहीं है। क्योंकि जब आप सरकार को जिस चीज के लिए वोट दे रहे हो तो सरकार सिर्फ उसके लिए ही काम करेगी। अगर आप इलेक्शन जो बोओगे वही काटोगे। हाँ, जब अगर आप सरकार से इलेक्शन के टाइम पे पूछोगे, जवाब मांगो कि आप अपने हमारे लिए एम्प्लॉयमेंट के लिए काम क्या किया, आपने डेवलपमेंट के लिए काम किया है, आपने वुमेन सेफ्टी के लिए काम किया है, जब आप ये सारी चीज पूछोगे तभी देश का डेवलपमेंट होगा और तभी हमारे नेता काम भी करेंगे। वरना फिर ऐसे ही होगा, आज डॉक्टर मौमिता जो डॉक्टर के साथ रेप हुआ है, आज फिर किसी और के साथ रेप हो जाएगा, और फिर हम सिर्फ रास्तों पर उतर के आवाज उठाते रहेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी कैंडल जलाते रहेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी हमें न्याय नहीं मिलेगा। ये ध्यान रखिए बात को। देखिए, न्याय मिलेगा, लेकिन न्याय क्यों ही लेना है हमें न्याय, हमें अपराध को ही खत्म करना है। मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा ये नहीं मैटर करता है। देखिए, अपराध ही नहीं होने देना ना हमें। तो एक कोट है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, आपने सुना होगा जी। अब जब एक न्याय हमें 10 साल बाद जाके मिल रहा है तो उस न्याय का क्या फायदा। जब एक इंसिडेंट हुआ है
तो हमें चाहिए कि हमें जल्द से जल्द न्याय मिले। लेकिन आपने जैसे निर्भया केस देखा, जी। कितना हीनियस क्राइम था, उसके बावजूद भी हमें न्याय कब मिला? 10 साल बाद। क्या ये न्याय उचित है? क्या हमें उस न्याय का फायदा मिला? देखिए, हम ये नहीं कह सकते कि न्याय का फायदा नहीं मिला, लेकिन जो न्याय हमें बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, वो न्याय हमें नहीं मिल रहा है। बस हम उसके लिए आवाज उठाते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता है। तो उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल हम हैं, हम जैसे आम लोग हैं। आप सिर्फ सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोर्ट के ऊपर या फिर सरकार के ऊपर नहीं डाल सकते, आपको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। आज जो रेप केसेस बढ़ रहे हैं, तो उसके पीछे सोसाइटी भी रिस्पॉन्सिबल है। सोसाइटी ही जिम्मेदार है। सोसाइटी मैं तो भी मानता हूं responsible है। सोसाइटी ही जिम्मेदार है, क्योंकि सोसाइटी के लोग ही जा रहे हैं जघन्य अपराध करने। जी। और मैं आप सबसे यही अनुरोध और आशा करता हूं कि इस वीडियो को आप पॉजिटिव मैनर में लेंगे, नेगेटिव मैनर में नहीं लेंगे, और क्योंकि हम सकारात्मकता और उचित एक चीज मैं और आपसे बोलना चाहूंगा कि आप ये जो सारी आपने मेरी बात सुनी है, तो प्लीज आप लोग अपनी एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से ना हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। हम भी तो जाने कि हमारी बात लोगों को समझ में आ रही है कि नहीं, हमारी मेंटेलिटी नॉर्मल लोगों की मेंटेलिटी से कनेक्ट हो रही है कि नहीं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि क्या हमारी बात सही है, या क्या हमने कहीं पर कुछ गलत बोला है, या जो भी है। आप अपनी राय प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करिएगा। आपके साथ फिर मिलेंगे अगले किसी टॉपिक पर। जय हिंद, जय भारत।